हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की ये क्लास सामान्य विज्ञान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के ऊपर रहने वाली प्यारे साथियों। और आज की इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी विद्यार्थियों को कराने वाला हूं। और सामान्य विज्ञान में प्यारे दोस्तों आपके क्वेश्चन है जो कि ये टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक से सवाल आने वाले हैं। देखो, पहला टॉपिक है मानव रोग और कारक, जैसे कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो गया, मानव शरीर संरचना और धातु और अधातु इसके यौगिक हो गया, आनुवंशिक शब्दावली, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रकाश का परावर्तन व नियम। साथियों, ये कुछ टॉपिक है, इनसे आपके हूबहू 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कितने साथियों? 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। और आपको बता दूं, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ साथियों, आरपीएससी और आरएस एमएसएसबी वाले कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। क्या है? देखो, आरपीएससी जो विभाग है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो विभाग है, उसके जितने भी एग्जाम हैं उसमें साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन साथियों यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। देखो, यहाँ पे 5 प्रश्न आप सभी के हूबहू आएंगे, पक्के कर लो सभी विद्यार्थी, ठीक है? रट्टा मार लो सभी विद्यार्थी। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। इसलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आप सभी विद्यार्थियों के बीच में पहला प्रश्न पूछा जाता है साथियों, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि जैसे विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन को क्या कहा जाता है? बताओ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो विपर्यासी लक्षण के युग्म को जो कोडित करने वाले जीन होते हैं उसको क्या कहते हैं साथियों? ए आपका है क्रोमेटिड, बी आपका संलग्नता, सी आपका एलील्स, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, फटाफट इसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों को एक एक करके देना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी विद्यार्थी देंगे भाई। बिल्कुल साथियों, जो विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन को कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा आपका एलिल्स जो है वो करेक्ट आंसर क्या है सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन सेकंड की तरफ। देखो, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपका, जैसे मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों लिया था? भाई, सवाल आपका यहाँ से बनता है कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था तो उसके लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना भाई, है ना? तो ए ऑप्शन है आपका, जिस चर्च में वो थे वहाँ मटर के पौधों का उपलब्ध होना, बी आपका स्वनिश्चेतन और परनिश्चेतन की क्रिया आसानी से होना, और सी आपका है कि मटर पौधे का चक्र जल्दी ही मतलब पूरा हो जाना, और डी है उपयुक्त तीनों। प्यारे साथियों, तो मटर के पौधे को चुनने का या फिर उसको लेने का एक मुख्य कारण क्या था? तो कारण बात करें साथियों, ये तीनों कारण थे कि वहाँ पे मटर आपके मतलब उपलब्ध थे, और स्वनिश्चेतन और परनिश्चेतन जो प्रक्रिया है वो आसानी से हो जाती है, और मटर के अंदर जो पौधे का जीवन काल है, जीवन चक्र है, वो जल्दी पूरा हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे मटर के पौधे पर उन्होंने क्या करे हैं, प्रयोग करा था। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन साथियों डी वाला जो ऑप्शन है अपना यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे तीसरा पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन आपका 3 पूछा गया साथियों कि इनमें से जल जनित रोग कौन सा है, बताइए। इसमें जल जनित रोग साथियों हिपेटाइटिस, पोलियो यानी कि मेनिनजाइटिस या फिर तपेदिक, बताइए। क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट है और जल जनित रोग बताना है आपका। क्वेश्चन 3 का जो आंसर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी इसका जवाब दो भाई। बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा साथियों आपका हिपेटाइटिस। क्या है? जल जनित रोग का नाम हो जाएगा यहाँ पे हिपेटाइटिस। ए ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ो भाई। सवाल क्या है? देखो, यहाँ पे है मानव शरीर में दस्त की जो विकृति किस रोग में होती है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है, शरीर के अंदर जो दस्त की विकृति किस रोग के कारण होती है या होती है, बताइए भाई। फाइलेरिया, तपेदिक, पेचिस या फिर टाइफाइड, बताइए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 का जो आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर है सभी विद्यार्थियों को देना है। और जो दस्त की विकृति जो है वो किस रोग में होती है, तो वो पेचिस जो होता है इसके अंदर होती है। किसमें होती है प्यारे साथियों? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5वां पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने कौन सा शब्द लिया था, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूगो डी ब्रिज थे साथियों, इनके द्वारा कौन सा शब्द यहाँ पे दिया गया था? जेनेटिक्स, उत्प्लावन या फिर उत्परिवर्तन या फिर जैव प्रक्रम। प्यारे साथियों, इनके द्वारा जो शब्द दिया गया था सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है और इसका आंसर देना है ना? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा साथियों यहाँ पे जो शब्द दिया गया था उसका नाम है उत्परिवर्तन व उत्परिवर्तन, जो कि आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट करेक्ट कर देना है। काफी इंपॉर्टेंट नाम दिया, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 6 पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, गुणसूत्र किसके बने होते हैं प्यारे साथियों? गुणसूत्र किसके बने होते हैं? या सिर्फ डीएनए के, या सिर्फ प्रोटीन, या फिर हिस्टोन प्रोटीन के, बताओ भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, गुणसूत्र जो बने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, गुणसूत्र की बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और गुणसूत्र जो बने होते हैं आपके डीएनए और आपके हिस्टोन प्रोटीन दोनों के बने होते हैं, ये ध्यान रखना, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आपका डी ऑप्शन करेक्ट कर देना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7वां पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखो सवाल है आपका, जैसे कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। देखो ये सवाल भी बनता है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन है साथियों, ये आपके किसने करा था। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन है वो आपका किसने करा था यहाँ पे, ग्रेगर जॉन मेंडल। किसने करा था साथियों, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा आपकी वंशागत नियमों का यहाँ पे प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे साथियों 8वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन है। जैसे कि सवाल है आपका, मलेरिया रोग किस प्रकार का एक रोग है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलेरिया रोग जो होता है वो किस टाइप का है, वायरस जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, बैक्टीरिया है या फिर कवक जनित है, बताइए फटाफट साथियों। आपको ये क्वेश्चन 100% यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो मलेरिया जो रोग है किस टाइप का होगा, क्वेश्चन 8 का आंसर साथियों। मलेरिया की बात करें तो ये एक टाइप का क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन टॉपिक जो करवा रहा हूँ इन टॉपिकों से साथियों सवाल 100% बनने वाले हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। अगला क्वेश्चन है अपना, जैसे पायरिया रोग है उसका शरीर में लक्षण क्या है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पायरिया रोग, इसके होने का जो अपन को कैसा अंदाजा लगेगा, इसके लक्षण क्या है साथियों, खून का नहीं जमना, मसूड़ों से रक्त का निकलना या फिर दांतों के जड़ों में घाव या फिर बी व सी दोनों। अब बताइए मेरे स्टूडेंटों, यहाँ पे पायरिया रोग का जो शरीर में लक्षण क्या होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैसे कि आपका यहाँ पे सभी विद्यार्थी देख सकते हो, जैसे कि मसूड़ों में रक्त का निकलना, ठीक है, एक तो इसका पहला लक्षण होता है, और अगला है जैसे दांतों की जड़ों में घाव होना, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं साथियों, ये आपका क्या है, दोनों लक्षण है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और बी और सी यहाँ पे दोनों राइट है, यानी कि आपका प्यारे साथियों यहाँ पे आंसर क्या है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे पूछा गया 10वां साथियों, सवाल नंबर आपका 10 पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को पढ़ेंगे भाई, कि निम्न में से किसको मेंडल के नियम का अपवाद कहा जाता है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेंडल के नियम का अपवाद कहा जाता है, तो प्रभाविकता का नियम या फिर पृथक्करण का नियम या फिर सह प्रभाविकता का नियम या साथियों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 का जो आंसर होगा प्यारे साथियों, बताइए फटाफट आंसर देना सभी विद्यार्थियों। क्वेश्चन 10 का साथियों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब होगा सभी विद्यार्थियों का, वो सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे देना है। जवाब होगा साथियों आपका सह प्रभाविता का जो नियम है ये क्या है साथियों, मेंडल के नियम का अपवाद है साथियों, ये ध्यान रखना। अपना सी ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया साथियों, क्वेश्चन 11 क्या है, क्वेश्चन 11 भाई पढ़ो जल्दी से। प्रश्न है कि आपका द्विसंकर में, जैसे क्या है, द्विसंकर के अंदर F1 पीढ़ी में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, मेंडल के नियम की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे F1 द्विसंकर के अंदर, F1 पीढ़ी के अंदर कैसे बीज प्राप्त हुए, तो साथियों सभी गोलाकार या फिर हरे, जैसे सभी झुर्रीदार या पीले या फिर झुर्रीदार हरे या फिर गोलाकार पीले, बताइए साथियों। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे कि F1 पीढ़ी द्विसंकर के अंदर साथियों F1 पीढ़ी में कौन से पौधे प्राप्त हुए, कौन से बीज प्राप्त हुए, तो वो बताना आपको। तो क्वेश्चन 11 का जो आंसर होगा प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन है। और यहाँ पे सभी जो पौधे थे साथियों गोलाकार और पीले प्राप्त हुए थे। कैसे, सभी गोलाकार और पीले जो पौधे हैं वो प्राप्त हुए थे। डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है मेरे स्टूडेंटों। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन अपना 12वां पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल अपना, जैसे कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में, जैसे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में जैसे फिनोटाइप है, फिनोटाइप और जीनोटाइप का जो अनुपात क्रमशः कितना है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में फिनोटाइप और जीनोटाइप का जो अनुपात है साथियों, ये 100% पूछा जाता है। क्या है, एग्जाम के अंदर 100% ये सवाल आता है साथियों। तो इसका जो जवाब है आप सभी विद्यार्थियों को देना है साथियों। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले आपको फिनोटाइप का देना है और फिर आपका जीनोटाइप, क्रमशः यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देना है। तो क्वेश्चन 12 का जो आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन 12 का जो आंसर होगा बहुत ही अच्छा है साथियों। जैसे फिनोटाइप की पहले बात करते हैं, किसकी, फिनोटाइप है। फिनोटाइप के साथियों जो होता है इसका अनुपात है वो होता है 9:3:1। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो जीनोटाइप है वो याद रखना साथियों, काफ़ी लंबा है। 1:2:2:4 और 4:1, 2:1, 1:2, 2:1, ये जो है ये क्रमशः आपको याद रखना साथियों। ये क्या है, आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप का एक अनुपात है जो कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के अंदर है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के अंदर आपका क्या है, हुबहू इसमें से क्वेश्चन बनता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 13वां पूछा जाता है आपका, जैसे मलेरिया रोग का रोग जनक प्रोटोजोआ है,
बताओ भाई मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ किस टाइप का है साथियों? एनाफिलीज है, इजिप्ट है, या फिर क्यूकस है, या फिर प्लाज्मोडियम है। क्वेश्चन 13 का जो आंसर होगा साथियों, देखो मलेरिया रोग का जो रोगजनक प्रोटोजोआ है वो एक टाइप का क्या है साथियों? एक टाइप का आपका क्या है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे अपने सभी विद्यार्थी भाइयों को लॉक करना है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन है ये। जैसे कि आपका कालाजार रोग क्या है? कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? बताइए बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालाजार जो रोग है, क्वेश्चन 14 साथियों, ये आपका किसको प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, ये आपका साथियों अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। किसको करता है? अस्थि मज्जा जो है उसको प्रभावित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया साथियों 15, क्या है? देखो आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? देखो आनुवंशिकी का जनक सबको पता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या है? ये वाला है ना, आनुवंशिकी जो शब्द हैं ये किसने दिया? अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी घबरा जाते हैं साथियों, किसने दिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न गलत करके आते हैं। क्वेश्चन 15 का जो आंसर होगा साथियों, आनुवंशिकी शब्द है। एक बार आप सभी कमेंट कर दो फटाफट, इसका आंसर क्या होगा फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल, तो साथियों यहाँ पे आपका जो आनुवंशिकी शब्द है क्वेश्चन 15 का, वो किसने दिया था? वो साथियों विलियम बेटसन के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेटसन के द्वारा। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? डी वाला जो ऑप्शन है अपना, ये आनुवंशिक शब्द इन्होंने दिया था। ये ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, अब आप यहाँ पे गलत आंसर नहीं करके आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, जैसे कि संतति में पूर्वजों के गुणों का आना क्या कहलाता है? जैसे कि आपके बच्चे, आपके आने वाले बच्चों के बच्चे, जैसे कि आपके है ना पीढ़ी दर पीढ़ी, तो संतति के अंदर पूर्वजों के जैसे गुण आ जाते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं साथियों? उसको कहते हैं हाइब्रिड, एडाविज्म, क्लोन, इनमें से कोई नहीं। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है कि संतति के अंदर पूर्वजों के जो गुण आ जाते हैं तो उस प्रक्रिया को, उस सिचुएशन मतलब हाँ उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्वेश्चन 16 का जो आंसर होता है उसको कहते हैं साथियों, उसको क्या कहते हैं अपना? उसको कहते हैं आपका एडाविज्म। क्या कहते हैं? एडाविज्म जो कहते हैं, ये आपका क्या है? संतति से पूर्वजों में उनके गुणों का यहाँ पे ट्रांसफर होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका 17 पूछा गया भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल क्या है भाई? जीन जो शब्द है किसने दिया था? बताइए प्यारे विद्यार्थियों, जीन शब्द किसने दिया था? तो आपको यहाँ पे एक बार बताना है कि जोहानसन है, बेटसन है, मेंडल है, इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो जीन शब्द है आपका किसने दिया था? तो सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए भाई, है ना। क्वेश्चन 17 का आंसर आप सभी विद्यार्थी देंगे फटाफट, जोहानसन। क्या हो जाएगा साथियों? जोहानसन के द्वारा जीन शब्द दिया गया था, ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, 18। क्वेश्चन 18 क्या है? देखो ध्यान से पढ़ेंगे। 18 है साथियों, सोटी माता रोग फैलता है। जैसे सोटी माता रोग है वो किससे फैलता है साथियों? कवक से, कृमि से, बैक्टीरिया से, वायरस से। बताइए फटाफट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोटी माता जो रोग है साथियों, बहुत बार सवाल पूछा जाता है यहाँ से भी, तो 18वां का जो आंसर होगा साथियों, ये जो फैलता है ये आपका एक प्रकार से वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस जो होता है, वायरस जनित रोग है उससे फैलता है। डी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट कर देना है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल क्या है? जैसे आपका पृथक्करण के नियम में जैसे फिनोटाइप और जीनोटाइप, इन दोनों का अनुपात किया था साथियों। देखो ये अनुपात वाले क्वेश्चन में से आपका एक सवाल पक्का है। देखो आनुवंशिकी के अंदर एक सवाल पक्का बनना है, और जो अनुपात वाले क्वेश्चन है मैंने सारे करवा रखे हैं इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप का यहाँ पे पृथक्करण के नियम के हिसाब से बताना है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन 19 का जो आंसर होता है सभी विद्यार्थियों को बताना है। और जो फिनोटाइप अनुपात है कौन सा साथियों? एक तो फिनोटाइप वाला, जैसे है ना ये फिनोटाइप का, तो ये फिनोटाइप जो अनुपात होता है साथियों वो कौन सा हो जाएगा? 19 का। वो फिनोटाइप 19 का होगा साथियों 3:1 है। कौन सा हो जाएगा? 3:1। अब यहाँ पे साथियों जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप के क्वेश्चन 19 का है ना, तो वो है आपका 1 क्या है? 1:2:1 है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना आपका, ये दोनों हैं पृथक्करण के नियम में, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का अनुपात आपको क्रमशः याद रखना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 20वां पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पढ़ो भाई। सवाल क्या है? फिनोटाइप और जीनोटाइप मेंडल के कौन से नियम से संबंधित हैं? बिल्कुल साथियों, ये सवाल आपका फिर से बन गया। देखो फिनोटाइप और आपका क्या है? जीनोटाइप, ये दो चीज़ें हैं, ये आपके मेंडल के कौन से नियम से संबंधित हैं? तो सभी विद्यार्थी बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रभाविता का नियम, या फिर आपका साथियों पृथक्करण का नियम, या फिर स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, या फिर बी व सी दोनों। अब बताओ बताओ साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है मेंडल के कौन से नियम से रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन है, ये है साथियों स्वतंत्र अपव्यवन के नियम के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है।
ठीक है, मेंडल का कौन सा नियम है, स्वतंत्र अपव्यवन का जो नियम है, इसके अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप का संबंध है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया 21 का, क्या है 21 का सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे भाई। प्रश्न है आपका, द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने थे, बताइए भाई। द्विगुण, ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, ठीक है भाई। हाँ, ये है क्वेश्चन आपका, द्विगुण संकरण के अंदर मेंडल ने कौन से बीज चुने थे भाई। यहाँ पे ऑप्शन है जुरीदार या फिर पीले, या फिर साथियों जुरीदार पीले, या फिर ए और बी दोनों। अब बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 21 का जो आंसर हो जाएगा 21 का आंसर होगा साथियों, इन्होंने जो मटर के बीज चुने थे साथियों, पौधे चुने थे, वो आपको बताना है। यहाँ पे एक तो इन्होंने साथियों, एक मिनट इसको थोड़ा सा अपन वो कर देते हैं ना। हाँ, ये जुरीदार, ठीक है, जुरीदार और हरे, कौन से, एक तो जुरीदार हरे और दूसरा आपका चुने थे साथियों इनके द्वारा। हाँ, बहुत ही अच्छा है, गोलाकार और पीले। कौन कौन से, गोलाकार और पीले। तो साथियों ये ए और बी दोनों राइट है। तो ए और बी किस ऑप्शन में बता रखा है साथियों, डी वाले ऑप्शन में। किसमें, डी वाले ऑप्शन में। यानी कि साथियों आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, द्विगुण संकरण के लिए, किसको, द्विगुण संकरण के लिए डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 22वां पूछा गया प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। क्या है देखो, हाँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए साथियों। सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थियों को देना है 22। बिल्कुल साथियों, ये प्रभावित करता है यकृत को। किसको साथियों, यकृत को प्रभावित करता है, और सी ऑप्शन यहाँ पे राइट करेंगे सभी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन है, ये है साथियों 23 का। जैसे BCG, क्या है BCG जो टीका है, इसका पूरा नाम क्या है, बताइए साथियों। 23 का जो आंसर है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कमेंट करना है इसमें, क्या हो जाएगा साथियों, सभी विद्यार्थी कमेंट करें और मैं इसका आंसर बताता हूँ। बेसिलस कैलमेट गुएरिन, क्या हो जाएगा साथियों, बेसिलस कैलमेट गुएरिन, जो ए वाला ऑप्शन है अपना, ये क्या है, BCG का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी विद्यार्थी दे के आना है। ठीक है, गलत आंसर नहीं करना भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, जैसे जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, तो जेनेटिक कोड की बात करें साथियों, तो इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो वैसे तो इस खोज करने में 3 वैज्ञानिक शामिल थे, उसमें से एक अपने इंडिया के थे। तो अपने इंडिया से साथियों बात करें, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर थे या नहीं थे वो तो मुझे नहीं पता है, पर हरगोविंद खुराना, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया सवाल 25, क्या है 25 साथियों, यहाँ पे देखो, एक विषम युग्मजी संतान को जैसे सम युग्मजी अप्रभावी माता पिता के साथ क्रॉस कराने को किस रूप में जानते हैं साथियों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, 100% ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर बनने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आनुवंशिकी वाला जो टॉपिक है उसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें से विषम युग्म से संतान को सम युग्म से अप्रभावी माता पिता के साथ क्रॉस कराने को क्या कहते हैं साथियों, परीक्षण क्रॉस कहते हैं, या द्विसंकर क्रॉस, या फिर व्युत्क्रम क्रॉस, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी प्यारे स्टूडेंट में बताओ जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 का जो आंसर होगा साथियों, जैसे ये इस प्रक्रिया को कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, परीक्षण क्रॉस कहते हैं, ये ध्यान रखना। अपना ए ऑप्शन क्या है, ऑल स्टूडेंट करेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन आपका 26 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल है आपका कि पुरुष एवं स्त्री दोनों के गुण सूत्र क्रमशः होते हैं साथियों, पुरुष और स्त्री की बात कर रहे हैं साथियों, ध्यान से इस चीज को समझना। ठीक है, 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के लिए साथियों, ये वाला कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, डी वाला, XY एवं XX। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि जैसे पुरुष का कौन सा है ना, और आपका स्त्री का कौन सा है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे पुरुष की बात करें तो पुरुष का कौन सा हो जाएगा साथियों, पुरुष का कौन सा हो जाएगा आपका X और Y। ठीक है, इसी क्रम में स्त्री का कौन सा हो जाएगा साथियों, स्त्री का हो जाएगा X और X, कौन सा हो जाएगा XX। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के अंदर बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पे जैसे ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है, तो ई कोलाई जो जीवाणु होता है साथियों, 27 का आंसर, ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, ये आपके मानव की आंत में पाया जाता है साथियों। कहाँ पाया जाता है, मानव की आंत के अंदर पाया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है साथियों, सवाल है आपका, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित हैं, बताइए। एपिडर्मिक रोग की बात करते हैं साथियों, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये आपका हो जाएगा साथियों त्वचा से संबंधित हो जाएगा।
किससे हो जाएगा, त्वचा से संबंधित रोग हैं, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे भाई सवाल को। सवाल है आपका, जैसे कि निमोनिया रोग का लक्षण है, बताइए निमोनिया रोग का एक लक्षण बताना है प्यारे साथियों। 29 का आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निमोनिया जो रोग है साथियों, एक तो आपके सांस लेने में तकलीफ या कठिनाइयाँ होती हैं, ये पहला आपका लक्षण होगा। और दूसरा जो लक्षण होता है साथियों, वो है आपका फेफड़ों में सूजन। क्या होगा, फेफड़ों में सूजन, यानी कि बी और सी दोनों किस ऑप्शन में है, तो ये वाला साथियों डी वाले ऑप्शन में ले रखे है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, लॉक कर देना है प्यारे साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा 30वां सवाल, ये है साथियों आपका, जैसे पोलियो रोग होता है, ये किस टाइप का रोग है बताओ। पोलियो रोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30 का जो जवाब होगा साथियों, पोलियो रोग आपका है, ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। क्या हो जाएगा आपका, एक टाइप का विषाणु जनित रोग है। और डी ऑप्शन क्या है, आपको यहाँ पे लॉक करना है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया साथियों, जैसे कि आपके पूछा जाता है, जैसे मनुष्य के अंदर इटाई रोग का मुख्य कारण क्या है, तो मनुष्य के अंदर इटाई रोग होता है, इसका मुख्य कारण क्या है साथियों, बताओ जल्दी से फटाफट। इंपॉर्टेंट 31 का जो आंसर होगा साथियों, 31 का जो आंसर है 31 का, वो है, आप सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है, वो है साथियों कैडमियम प्रदूषण। क्या हो जाएगा, कैडमियम प्रदूषण, जो कि आपका सी ऑप्शन जो है, ये आपका क्या है, इटाई रोग का एक मुख्य कारण होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया, बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन है, सवाल को पढ़ो भाई। ये है आपका, जैसे कि सोटी माता रोग को कहा जाता है, जैसे देसी भाषा के अंदर या हिंदी भाषा के अंदर इसको बोलते हैं सोटी माता। क्या कहते हैं, सोटी माता रोग कहा जाता है। तो साथियों सोटी माता अपने वो नहीं होते हैं, जैसे माता जी हो जाते हैं ऐसे बोलते हैं, तो सोटी माता जो रोग है साथियों, 32 का जो आंसर होगा, ये कहते हैं साथियों चिकन पॉक्स। जैसे चिकन पॉक्स होता है ना, उसको छोटी माता का रोग कहते हैं। ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है। ये ऑप्शन इसमें सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया 33 का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पोलियो रोग को कहा जाता है साथियों, पोलियो रोग जो होता है उसको क्या कहते हैं, 33 ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब होगा, पोलियो रोग को कहा जाता है साथियों, उसको कहते हैं आपका, जैसे हाँ, मेलाइटिस, क्या कहते हैं इसको, मेलाइटिस कहते हैं। ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 34 का, ये है साथियों कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो कुष्ठ रोग का जो लक्षण होता है साथियों 34 का जो आंसर है इसमें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो है साथियों आपका उत्तकों का अपक्षय। क्या है साथियों, कुष्ठ रोग का एक मुख्य लक्षण की बात करें तो उत्तक जो होते हैं उनका अपक्षय होता है, ये इसका एक मुख्य लक्षण होता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आप सभी विद्यार्थियों के बीच में पूछा गया, बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप बताइए मुझे, जैसे क्वेश्चन आपका 35 है, HIV का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है, बताइए। 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, HIV का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। 35वीं की बात करें साथियों, तो यहाँ पे फुल फॉर्म है आपका, जैसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या कहते हैं इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, सी ऑप्शन। H फॉर आपका ह्यूमन होता है, I फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी होता है, V फॉर वायरस होता है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये ध्यान रखना साथियों। आज की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को टॉप यहाँ पे 35 प्रश्न जो साइंस से रिलेटेड थे और RPSC और MSSB एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए रोज जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।